रेलवे स्टेशन पर अमीर बहू की गोद भराई। रम्या, तुम इतनी तेज कार मत चलाओ। रात का समय है, कोई अचानक से गाड़ी के सामने आ गया तो फिर क्या करोगी? एक ही तो जिंदगी मिली है, अब उसे भी ना जिए क्या? और फिर अगर कोई गरीब इंसान मेरी कार के सामने आ जाएगा तो उसे अपनी जिंदगी से मुक्ति मिल जाएगी। तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? तुम्हें दूसरों की जान इतनी सस्ती लगती है? रम्या मीरा की एक नहीं सुनती और कार को पूरी स्पीड से चलाती है। उसकी कार के सामने एक गरीब आदमी आ जाता है और वह उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देती है। अचानक से मीरा बहुत तेज चिल्ला पड़ती है। कहा था ना मैंने तुम्हें कि गाड़ी को ध्यान से चलाओ, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब देखो उस गरीब इंसान के ऊपर गाड़ी चढ़ गई। चलो उसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। शांति से बैठ जाओ, मैंने तुम्हारी एडवाइस नहीं मांगी। अब हो गई टक्कर तो क्या करूं? और वैसे भी एक गरीब मर जाएगा तो इस धरती से बोझ कम हो जाएगा। रम्या का ये बर्ताव मीरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। घर आते ही वो रम्या के पिता दुर्योधन से सब कुछ बता देती है, जिसके चलते दुर्योधन अपनी अमीर बेटी को बहुत समझाने की कोशिश करता है। आई डोंट लाइक पुअर पीपल। ये गरीब लोग सिर्फ इस दुनिया में मरने के लिए ही पैदा हुए हैं। अगर तुम अमीर हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी के बारे में जरा भी नहीं सोचोगी। वैसे कल हम तुम्हारी माँ से मिलने जा रहे हैं, तैयार रहना। दुर्योधन की बात सुनने के बाद रम्या खुश होती है, क्योंकि उसे उसकी माँ से मिले हुए पूरे 5 साल हो चुके थे। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, दुर्योधन कार से रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। What the hell, Dad? अब ये तो कहना मत कि हम इस ट्रेन से मॉम के पास जाने वाले हैं। आपने तो कहा था कि हेलीकॉप्टर आएगा और हम उसमें जाएंगे। हाँ बेटी, मैंने ऐसा ही कहा था, लेकिन हेलीकॉप्टर में कुछ परेशानी आ गई है जिसके कारण वो आ नहीं पाया। और फिर ट्रेन से जाने में क्या परेशानी है? सबसे ज्यादा अच्छा सफर तो इंसान ट्रेन में ही करता है। चलो चलते हैं। जैसे ही दुर्योधन रेलवे स्टेशन पहुंचता है, वो वहां पर खड़े होकर अपनी बेटी के साथ ट्रेन का इंतजार कर रहा होता है। तभी एक श्याम नाम का जलेबी वाला सुंदर और स्मार्ट सा लड़का उसके पास आता है। दुर्योधन उससे गर्मा गर्म जलेबी खरीदने लगता है। What rubbish, Dad? आप ये सब कैसे खा सकते हो? कितना अनहाइजीनिक है ये। कहीं इसे खाकर आपकी तबीयत खराब ना हो जाए। पता नहीं इन गरीबों ने कितने गंदे तरीके से इसको बनाया होगा। तुम्हारा कभी कुछ हो ही नहीं सकता। दुर्योधन ऐसा कहता ही है कि तभी एक औरत रेलवे स्टेशन पर बेहोश हो जाती है, जिसकी मदद करने के लिए श्याम उस बूढ़ी औरत के पास जाता है और उसकी बहुत मदद करता है। ये देख दुर्योधन के मन में कुछ चलता है। ये लड़का बड़ा ही समझदार और मेहनती है। अगर इससे मेरी बेटी की शादी हो जाए तो ये उसे गरीबी और अमीरी का फर्क अच्छे से समझा देगा। दुर्योधन उस लड़के और उसके माता पिता से बात करता है, जिसके बाद वह अपनी बेटी की शादी श्याम से करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन इस बात से रम्या बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है और अपने पिता से ऊंची आवाज में कहती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी शादी इतने गरीब परिवार में करने की? आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं उस फटीचर के साथ पूरी जिंदगी भर रह लूंगी? पहली बात तो तुम्हें अपने पिता से बात करने की तमीज होनी चाहिए, और दूसरी बात ये कि अब मैंने अपनी जुबान दे दी है, और अगर तुमने अभी भी मेरी बात नहीं मानी तो मुझे मजबूरन तुम्हें अपने परिवार से बेदखल करना होगा। रम्या जैसे ही ये सुनती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ना चाहते हुए भी उसे श्याम से शादी करनी पड़ती है, और शादी के बाद श्याम उसे रेलवे स्टेशन के पास में अपनी झोपड़ी के पास लेकर जाता है, जिसे देखकर रम्या कहती है, कितने बुरे दिन आ गए हैं मेरे। मैंने तो ये सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसी गरीबी में रहना पड़ेगा। रम्या जैसे ही घर के अंदर जाती है, वो चारों तरफ देखकर हैरान रह जाती है। इतनी गंदगी और कोई सुविधा ठीक से नहीं मिली क्या इन्हें? यहाँ कुछ ही देर में उसकी नंद पूजा उसके लिए खीर बनाकर लाती है। ये खीर मैंने तुम्हारे लिए बनाई है भाभी जी, इसे खा लीजिए। भाभी जी आपको भूख लगी होगी। जैसी गंदी नाली के कीड़े ये गंदी चीजों को खाते हैं, मैं अमीर घराने की हूँ, ऐसी फालतू की चीजें मैं नहीं खाती। बहू, खाने का कभी अपमान नहीं करते, ये तुमने अच्छा नहीं किया। जब श्याम ये सब देखता है तो वो जमीन पर गिरी हुई खीर को
प्लेट में उठा लेता है और बाहर जानवर को खिलाने चला जाता है। जिसके बाद श्याम अपनी माँ और अपनी बहन से कहता है, लगता है मेरी अमीर पत्नी को यहाँ का खाना पसंद नहीं आया, इसलिए उसके लिए कुछ बनाने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी बड़ी मुश्किलों से मैं राशन भरवाता हूँ और अभी तो राशन भी खत्म होने वाला है। श्याम ऐसा कहकर काम करने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। इसी प्रकार रमिया खाने पीने से मुंह बनाकर बैठी रहती है, लेकिन एक टाइम पर आकर उसे बहुत तेज भूख लगती है और आधी रात के समय वह नींद से जाग जाती है। एक तो यहाँ पर मच्छर सोने नहीं दे रहे, ऊपर से बहुत तेज भूख भी लगी है। देखती हूँ कि मेरे लायक कुछ बचा कुचा रसोई में पड़ा है या नहीं। रमिया रसोई में जाती है और उसे चूल्हे के पास कुछ बर्तन नजर आते हैं जिनमें थोड़ा सा खाना बचा हुआ होता है। वह उसी को खाने लगती है। इसी प्रकार अगले दिन से वह जब अपने गरीब ससुराल वालों का रहना सहना, उनके तौर तरीके देखती है तो उसे बहुत हैरानी रहती है। वह अपनी सास और ननद से पूछती है, तुम लोग इतनी गरीबी में कैसे रह लेते हो? अरे मेरे जैसा अगर कोई हो तो इस गरीबी में अपनी ही खुदकुशी कर ले। ये गरीबी हमारा गहना है बहू, ये हमेशा हमें अपने पास रखती है। भाभी जी, आप बहुत खुश नसीब हो कि आपके पिता बहुत अमीर हैं। उन्होंने आपकी किसी भी चीज में कोई कमी नहीं छोड़ी। काश ऐसा हर किसी का जीवन होता। रमिया जब अपने ससुराल वालों को इतना कॉम्प्रोमाइज, सैक्रिफाइस और जिंदगी से समझौता करते देखती है तो उसे असल जिंदगी के बारे में पता चलता है। इसके बाद वह धीरे धीरे अपने ससुराल वालों के साथ घुलना मिलना शुरू कर देती है। अब वह घर के सारे काम भी करती है और समय समय पर अपने पति और अपनी सास के लिए खाना भी बनाती है। इसी दौरान वह गर्भवती भी हो जाती है। एक दिन ममता अपने बेटे श्याम से कहती है, श्याम बेटा, ये बहू का 6वां महीना चल रहा है और अभी तक तुम्हारे ससुर तुम्हारी पत्नी की गोद भराई की रस्म करने नहीं आए। वो तो बड़े लोग हैं, उन्हें इन सब के बारे में क्या पता होगा। माँ, कोई बात नहीं, आप अपनी ही तरफ से अपनी बहू को शगुन दे देना। ममता के पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि वह अपनी बहू को शगुन के तौर पर कुछ दे सके। उस दिन रमिया बहुत मायूस होती है। उसे अपने पिता की बहुत याद आ रही होती है। वह रेलवे स्टेशन पर अपने पति श्याम को खाना देने जाती है। तभी ट्रेन से उसके पिता दुर्योधन निकलते हैं और उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। रमिया, इतने दिनों बाद तुम्हें देख रहा हूँ, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। रमिया अपने पिता को देखते ही बहुत खुश होती है और उन्हें गले से लगा लेती है। पिताजी, मुझे भी बहुत याद आई आपकी। क्या आप मेरी गोद भराई करने के लिए आए हो? रमिया को अपनी गोद भराई की रस्म की बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है। तभी दुर्योधन के पीछे से उसकी माँ भी निकल कर आती है। मेरी बेटी अब बड़ी हो गई है। यकीन नहीं होता, तुम बड़ी होकर बहुत सुंदर और प्यारी लग रही हो। तुमने गरीबी को अपनी आंखों से देखा है, ये बहुत बड़ी बात है। ये जिंदगी का बहुत बड़ा सबक है बेटी। और हाँ, हम यहाँ तुम्हारी गोद भराई की रस्म पूरी करने आए हैं। रमिया जिंदगी में पहली बार उस दिन सबसे ज्यादा खुश होती है और उसके माता पिता रेलवे स्टेशन पर ही उसकी गोद भराई की रस्म को पूरा कर देते हैं और उसे शगुन देते हैं। उस दिन के बाद से दुर्योधन अपने दामाद यानी श्याम की बहुत मदद करता है और उसे अपनी कंपनी का CEO बना देता है। जिसके बाद उनकी परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं और जैसे ही रमिया अपने बेटे को जन्म देती है, दोनों परिवार बहुत खुश होते हैं। जिंदगी के सबक को सीखने के बाद रमिया अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। एक गांव में 2 सहेली थीं। एक का नाम है हेमा और दूसरे का नाम सुप्रिया। दोनों एक साथ स्कूल पढ़ा करती थीं, लेकिन किसी दौरान सुप्रिया को अपने माता पिता के साथ गांव छोड़कर अमेरिका जाना पड़ गया। जाने से पहले वो अपनी सहेली हेमा से कहती है, हेमा, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और तुम्हारे अलावा मेरी कोई दोस्त सबसे अच्छी नहीं होने वाली। ये मेरा तुमसे वादा है। अब हम दोनों अलग हो जाएंगे। मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। हेमा सुप्रिया की बातों को सुनकर रोने लगती है और रोते हुए सुप्रिया से कहती है, ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगी। तुमने मेरी परेशानियों में, मेरी तकलीफ में बहुत साथ दिया है। स्कूल में जब भी मुझे किसी की जरूरत पड़ती तो तुम सबसे पहले मेरे पास खड़ी रहती। तुम्हारे एहसान तो मैं जिंदगी में कभी नहीं भुला पाऊंगी। तभी वहां पर सुप्रिया की माँ पुष्पा आती है और सुप्रिया को ले जाती है। सुप्रिया को गांव से गए हुए अब पूरे 10 साल हो जाते हैं और वो अपनी आगे की पढ़ाई भी अमेरिका से ही करती है। तो वहीं दूसरी तरफ हेमा अपनी पढ़ाई गांव में ही करती है।
लेकिन पढ़ाई होते ही उसके माता पिता अपनी हैसियत के हिसाब से लड़का ढूंढकर उसकी शादी कर देते हैं। हेमा, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये सब बताने की जरूरत है। तुम तो जानती ही हो तुम्हारे माता पिता कितने गरीब परिवार से हैं। उनके पास कुछ भी नहीं है और ऐसे में तुम्हारी शादी करने के लिए हमारे पास पैसा भी नहीं है। हमने इसीलिए एक फैसला लिया है। देख बेटी, तेरा पिता इतना गरीब है कि तुझे सिर्फ एक जोड़े में ही दूसरे घर भेज सकता है। अपने पिता का मान सम्मान रख और शादी कर ले। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरी शादी करानी है तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। मैं शादी से मना नहीं करूंगी। परमेश और ममता दोनों मिलकर अपनी बेटी की शादी एक गरीब परिवार में कर देते हैं। गरीब परिवार में जाने के बाद हेमा को बहुत सी परेशानियों से जूझना पड़ता है। कई बार कई चीजों से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। ऊपर से उसके पति युवराज का काम भी छूट जाता है और वो घर में बैठ जाता है। हिम्मत रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, भगवान पर भरोसा रखिए। तभी जोर जोर से बारिश शुरू हो जाती है। ये देखा तुमने, जब भी कुछ सोचता हूँ तभी कुछ न कुछ खराब हो जाता है। अब बारिश हो गई है, इंटरव्यू पर कैसे जाऊँ समझ ही नहीं आ रहा। युवराज बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। उसकी परेशानियां खत्म ही नहीं हो रही थी। ऊपर से बारिश के कहर ने उसकी हिम्मत पर ताला मार दिया था। ऐसे ही कुछ दिन बाद जब मौसम ठीक होता है तो युवराज इंटरव्यू पर जाता है। उसे सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उसका कोई भी इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाता। कुछ समझ नहीं आ रहा, नौकरी तो जैसे मिल ही नहीं रही। अब मैं क्या करूं? घर को चलाने के लिए मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। तभी उसे एक फैक्ट्री नजर आती है जहाँ पर काम चल रहा होता है। वो उस फैक्ट्री के पास जाता है और वहाँ के मुनीम से बात करता है। अरे भाई साहब, यहाँ पर मेरे लायक कोई काम है क्या? अरे हमारे यहाँ तो मजदूरी का काम है बेटा। अगर तुम मजदूरी करना चाहते हो तो मैं तुम्हें रख लूंगा। युवराज के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था, जिसके चलते वो मजदूरी के लिए तैयार हो जाता है। घर आने के बाद वो शांति से बैठ जाता है। तभी हेमा एक गिलास पानी लेकर आती है और युवराज को देते हुए कहती है, क्या हुआ? आपके माथे पर सिलबटे और चेहरे पर बहुत ही शिकन नजर आ रही है। सब कुछ ठीक तो है ना? आज भी आपका कोई इंटरव्यू नहीं हो पाया? युवराज कुछ कहता उससे पहले ही उसके घर की छत टपकने लगती है और छत से टपकता हुआ पानी उसके गिलास में आकर गिर जाता है। देखा तुमने, बस इसी चीज की कमी रह गई थी। युवराज टपकती हुई जगहों पर टूटे फूटे बर्तन लगा देता है। तभी उसकी माँ पार्वती उससे कहती है, घर में राशन नहीं है बहू, खाने में क्या बनाएगी? माँ, आपने मुझे नाम तो राजा महाराजाओं वाला दे दिया, लेकिन काश भगवान ने आपकी झोली में मेरी किस्मत भी बिल्कुल मेरे नाम जैसी लिखी होती। खैर, आप चिंता मत कीजिए, अभी तो बाहर बारिश हो रही है। बारिश जैसे ही धीमी हो जाएगी तो मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ। युवराज ऐसा कहकर शांत हो जाता है। इसके बाद युवराज बारिश के रुकते ही राशन लेने के लिए चला जाता है। वहीं अपने घर के बाहर हेमा रुके हुए पानी को नाली की तरफ झाड़ू से निकाल रही होती है। तभी वहाँ उसकी पड़ोसन पारुल आ जाती है। अरे हेमा बहन, मैं तुम्हें काम बताने आई हूँ। हमारे गांव के मुखिया के घर पर उनकी बेटी की शादी है और वहाँ पर कुछ काम धंधा करने वाली लड़कियाँ चाहिए। मैं सोच रही थी कि तुम्हें अपने साथ ले चलो, इसी बहाने तुम कुछ पैसे कमा लोगी। ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा है। आज वैसे भी हमें पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। कब चलना है मुझे तुम्हारे साथ? बस तुम अपने घर का काम निपटा लो, उसके बाद हम चलते हैं। हिमा घर के सारे काम जल्दी से निपटा लेती है, जिसके बाद वो पारुल के साथ मुखिया के घर पहुंच जाती है। वो वहाँ पर काम कर रही होती है कि तभी वहाँ पर एक उसकी सहेली सुप्रिया उसे देख लेती है और उसे रोककर कहती है, अरे हेमा, आखिरकार तो मुझे मिल ही गई। मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया, तुम्हें यहाँ वहाँ ढूंढा, लेकिन मुझे तुम कहीं भी नहीं मिली। अरे सुप्रिया, क्या ये तुम हो? मुझे तो यकीन ही नहीं होता। दोनों सहेली एक दूसरे को गले से लगा लेती हैं। जिसके बाद सुप्रिया हेमा से कहती है, मैं यहाँ मेरी सहेली की शादी में आई थी। दरअसल अब तुम इतने सालों बाद मुझे मिली हो तो मैं सोच रही थी क्यों ना अब मैं तुम्हारे घर पर ही आ जाऊँ। कुछ दिन हम साथ बिता लेंगे और मुझे यहाँ होटल भी नहीं ढूंढना पड़ेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा है। चलो, तुम्हारा सामान कहाँ है? मुझे दे दो, मैं लेकर चलती हूँ। हेमा अपनी सहेली सुप्रिया को अपने साथ अपनी ससुराल ले आती है, जहाँ सुप्रिया उसका घर देखकर अचंभित रह जाती है, लेकिन अपनी सहेली हेमा से कुछ नहीं कहती। ये मेरा और युवराज जी का कमरा है, तुम यहाँ पर आराम से सो जाना। रात के समय यहाँ पर जब बारिश होती है तो पानी नहीं टपकता, तुम यहाँ चैन की नींद सो पाओगी। हेमा ऐसा कहकर उसे कमरे में छोड़ आती है और अपने पति के पास आकर उनसे कहती है, युवराज जी, मेरी सहेली मुझे कई सालों के बाद मिली है। मैं नहीं चाहती कि उसे पता चले कि हमारे घर में दाने दाने के लाले पड़े हैं।
आप कुछ कीजिए और राशन लेकर आइए ताकि मैं अपनी सहेली के लिए कुछ बना सकूं। ठीक है, चिंता मत करो, तुम्हारी सहेली को कुछ पता नहीं चलेगा। युवराज ने पहले ही कई लोगों से उधार ले रखा था, जिसके चलते उसके आसपास की दुकान वाले उसे उधार राशन भी नहीं देते। ऊपर से उसे उसके दोस्त उधार पैसे भी नहीं देते, जिसके चलते वो गांव के मुखिया के पास जाता है और अपनी सोने की अंगूठी उसके पास गिरवी रख देता है। मुखिया जी, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, आप मेरी अंगूठी रख लीजिए और मुझे पैसे दे दीजिए। अंगूठी के बदले मुखिया पैसे दे देता है, जिसके बाद युवराज दुकान से ढेर सारा राशन लाकर अपने घर पर रख देता है और हेमा अपनी सहेली सुप्रिया के लिए उसकी पसंद का हर एक खाना बनाती है। पूरा परिवार उस दिन पेट भर के खाना खाता है, जिसके बाद सभी लोग सोने चले जाते हैं। आधी रात के समय अचानक से युवराज के घर का दरवाजा बजने लगता है। ओहो, इतनी रात में कौन आया है हमारी नींद खराब करने? युवराज नींद से जागकर बाहर आता है, जहाँ वो सभी लोग उसका बाहर इंतजार कर रहे होते हैं, जिनसे युवराज ने पैसा लिया था। अरे भाई, पूरा 1 साल हो गया है, अभी तक तुमने हमारा पैसा नहीं चुकाया। अरे भाई, इतने सालों से इसने मेरा पैसा भी नहीं चुकाया। अरे मैंने तो दोस्त के नाते पैसा दिया था, लेकिन ये तो मेरा पैसा ही हड़पने की कोशिश कर रहा है। अब तो मैं यहाँ से पैसा लिए बिना जाऊंगा ही नहीं, अभी के अभी में हमें पैसा चाहिए। सभी लोग उससे पैसे मांग रहे होते हैं। तभी वहाँ हल्ला गुल्ला सुनकर हेमा बाहर आ जाती है और उन लोगों की बातें सुन लेती है, जिसके चलते वहाँ रोते हुए सभी कर्जदारों से वो कहती है, मैं आप लोगों के हाथ जोड़ती हूँ, मेरी सहेली घर पर आई हुई है, अगर उसने ये सब देखा तो उसे बहुत बुरा लगेगा, प्लीज आप सभी अपने घर चले जाइए। ये सब कमरे की खिड़की से सुप्रिया सुन लेती है और उसे बहुत बुरा महसूस होता है। तभी वो बाहर आकर सभी कर्जदारों से कहती है, आप सभी को आपका पैसा कल से कल ही मिल जाएगा, आज की रात आप हमें दे दीजिए, मैं आपसे ये वादा करती हूँ। सुप्रिया की बात सुनकर वो सभी चले जाते हैं। क्यों हेमा, तुमने मुझे इस लायक नहीं समझा कि तुम मुझे अपनी परेशानी बता सको? क्या मैं तुम्हारी सहेली नहीं हूँ? हेमा के पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। वो रोते हुए सुप्रिया को गले से लगा लेती है, जिसके बाद सुप्रिया सभी कर्ज वालों को अगले दिन ही उनका पैसा चुका देती है और वो अपने सोर्स से युवराज को एक बहुत ही अच्छी कंपनी में नौकरी भी दिलाती है, जिसके बाद उनकी परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं और वो अच्छा खासा जीवन जीने लगते हैं।